नहीं, मैं कहता भी नहीं, मैं करता भी नहीं और कहता भी नहीं। सिर्फ मैंने कुछ डेज की है, सिर्फ आदत बनाने के लिए। चलिए, आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं सिंपल और कंपाउंड के। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट अटेम्प्ट्स में बच्चों को आ चुके हैं, जो आई कैप में एग्जाम्स में बच्चों को आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चंस होंगे, जस्ट नेम चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चंस सेम वही होंगे। जी जी, कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे सिंपल और कंपाउंड के। दो हमने फॉर्मूला देखे थे सिंपल के और दो ही हमने देखे थे कंपाउंड के। और कंपाउंड में हमारे पास या तो एनुअली बेस था या पीरियोडिकली थी। और पीरियोडिकली अगर आएगा तो हम रेट को एम से और टाइम को एम से यानी कि नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। और वो सिर्फ इसलिए होगा कि हम अपने यूनिट्स को यानी कि रेट को टाइम या टाइम को रेट के इक्वल कर सके। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रेट इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाइड टाइम। और इसमें फ्यूचर वैल्यू में हमने पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट इनटू टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, अगर एनुअल बेस होगा तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस आर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर टी हो जाएगा। और अगर हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर टी माइनस 1 आ जाएगा। और अगर पीरियड यानी कि एनुअली नहीं पीरियडिकली आ जाए तो फिर आप क्या कर देंगे, रेट को नंबर ऑफ पीरियड्स पे डिवाइड करवा देंगे और टाइम को नंबर ऑफ पीरियड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये चार फॉर्मूलाज ही रहेंगे, इनके अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। फिर बात करते हैं जी नॉमिनल रेट की। अब नॉमिनल रेट क्या होगा? सर नॉमिनल रेट ऐसा रेट होगा कि कोई भी क्वेश्चन चाहे वो सिंपल से हो चाहे वो कंपाउंड से हो, अगर उसने मेंशन कर दिया रेट एट द रेट 6%, अगर वो खामोश हो गया तो वो 6% पर एनम यानी कि सालाना रेट होगा। लेकिन अगर वो वर्ड लगा दे कंपाउंडिंग तो कंपाउंडिंग ये डिसाइड कर रहा होगा कि ये क्वेश्चन सिंपल से नहीं बल्कि किससे सॉल्व होगा, कंपाउंड से सॉल्व होगा। तो कंपाउंडिंग वर्ड से पहले पहले का जो रेट होगा, ये जो वर्ड कंपाउंडिंग लिखा है इससे पहले का जो रेट होगा, ये रेट आपके पास नॉमिनल होगा। अगर सिर्फ इतना रेट आता है तो फिर ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, सिंपल के साथ। फिर ये क्वेश्चन सिंपल के साथ सॉल्व होगा और ये रेट क्या कहलाएगा, नॉमिनल कहलाएगा। अगर वर्ड साथ में पर एनम कंपाउंडिंग लिख दे तो फिर ये सिंपल से नहीं बल्कि किससे सॉल्व होगा, कंपाउंडिंग से सॉल्व होगा। और ये जो सेमी एनुअली आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपके पास होगा पीरियोडिकली। ये आपके पास क्या होगा, पीरियोडिकली, कि भाई कितने पीरियड्स होंगे, एम आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो ये नॉमिनल रेट वो रेट होगा जो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा। और कंपाउंडिंग से पहले का रेट, जहां पर वर्ड कंपाउंडिंग आ जाएगा उससे पहले जो भी रेट नजर आएगा वो आपका नॉमिनल रेट होगा। कंपाउंडिंग का वर्ड डिसाइड करेगा कि ये सिंपल से सॉल्व होगा या कंपाउंड से। जैसे ही वर्ड कंपाउंडिंग आया तो क्वेश्चन सिंपल से निकल के कहां पर आ जाएगा, कंपाउंड में। अगर कंपाउंड के आगे कुछ नहीं लिखा तो फिर ये कंपाउंडिंग एनुअली होगी। और आगे अगर आगे कंपाउंडिंग के आगे सेमी एनुअली या आ जाए आपके पास मंथली या बाय मंथली या क्वार्टरली या वीकली या डेली, अगर ऐसे नेम्स आ जाएंगे कंपाउंडिंग के बाद तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन किस में चला गया है, पीरियोडिकली कंपाउंडिंग में चला गया है, या कंपाउंडिंग पीरियोडिकली में क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है। तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आर ओवर एम और टी मल्टीप्लाई एम वाला। पीरियोडिक रेट, अभी हमने पीरियोडिक रेट कल ही पढ़ा कि आपको जो रेट दिया होगा वो पीरियड्स का रेट होगा। या तो एक बैंक आपको सेमी एनुअली देगा या एक बैंक आपको रेट देगा
मंथली दे देगा, एक आपको रेट क्वार्टरली दे देगा, एक बाय मंथली दे देगा। जैसे कल हमने 3 बैंक्स का किया था, एक एचबीएल था, एक यूबीएल था और एक मिजान बैंक था। ये हमने इन डिफरेंट बैंक्स का किया था कि एक बैंक आपको सेमी एनुअली दे रहा था, एक आपको बाय मंथली दे रहा था और एक मंथली रेट प्रोवाइड कर रहा था। ये अगर ये देखा जाए तो ये पीरियोडिकली थे। अगर हमने इनको एक एनुअल रेट में लेके आना है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इफेक्टिव रेट का। जो वो रेट गिवन था वो पीरियोडिकली था, फिर अगर उनको हमने एनुअल बेस में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और भाई इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रिजेम्बलेंस रखता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी। और परसेंटेज के लिए आप इनटू 100 कर रहे होंगे। क्वेश्चन है किसी को? ओके। और पीरियोडिक रेट इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी आई कैप की बुक के अंदर कहीं ना कहीं आपको आई नजर आएगा। इसका बेसिकली मतलब होता है आर ओवर एम, आर ओवर एम। यानी कि आपने क्या करना है, अगर रेट दिया है आपको उसने 10% और कंपाउंडिंग पीरियड दे दिया आपको क्वार्टरली, तो भाई कंपाउंडिंग करेंगे, पीरियोडिकली क्वार्टर है तो फिर हर क्वार्टर का रेट कितना बनेगा? 2.5%। भाई अगर 10% रेट पूरे साल का है, साल में 4 दफा लगना है, तो हर क्वार्टर पे कितना रेट लगेगा? 2.5, 2.5, 2.5। फॉर एग्जाम्पल 10% रेट है और पीरियड उसने बता दिया क्वार्टर, तो भाई हर क्वार्टर में फिर कितना रेट लग रहा होगा? 2.5% रेट अप्लाई होगा। और या तो वह डायरेक्ट कह दे 2.5% पर क्वार्टर, अगर ऐसे कह देगा तो वो पीरियोडिकली हो जाएगा। अगर नहीं कहेगा, पूरे साल का रेट दे देगा और आपको पीरियड बता देगा, तो हम पूरे साल के रेट को उसके पीरियड पे डिवाइड करके एक पीरियड का रेट निकाल रहे होंगे। कल हमने क्वेश्चन किया था कि उसमें उसने मेंशन किया हुआ था पीरियोडिक रेट 2.7% पर क्वार्टर और ईयर में टाइम दिया था 15 ईयर्स। उसने जो आपको पर क्वार्टर दिया था वो पीरियोडिक रेट था। और वहां एक बेटी ने क्वेश्चन किया था कि आर ओवर एम में हमने एम से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने पहले ही वो पीरियोडिक में रेट दिया था, सिर्फ हमने क्या किया, टाइम को उसके नंबर ऑफ पीरियड पे क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई करवा दिया था। सर इफेक्टिव रेट में यह होगा कि आपके पास जो भी रेट होगा पीरियोडिक रेट, अगर उस पीरियोडिक रेट को पूरे एक साल के बराबर लेके जाना है कि हकीकत में हमें तो ये पीरियड्स में रेट दिखा रहा है, अगर ये पीरियड्स में ना होता, पूरे एक साल का रेट होता तो क्या निकलता? उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट। असल में रेट है कितना? इफेक्टिव रेट। और जो भी वो दिखेगा वो इफेक्टिव या उसे आप नॉमिनल रेट भी बाद में कह सकते हैं। उस इफेक्टिव रेट को आप नॉमिनल रेट भी कहेंगे। और इसकी एग्जांपल ये 2 बैंक्स हैं जी, ए बी सी। कल इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था, डिफरेंट रेट्स आपको दिए, डिफरेंस आपको कंपाउंडिंग पीरियड उसने मेंशन किए हुए हैं और आप इनका इफेक्टिव रेट अगर देखें तो यहां पर आपको 7.8% कंपाउंडिंग मंथली का रेट बता के आपको कह रहे हैं कि मैं 7.8% आपको रेट लगाऊंगा और ये हर माह अप्लाई होगा। हमने कहा हकीकत में बताओ कि पूरे साल में कैसे होगा? कहेगा भाई इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अमाउंट जो है वो हर माह 7.8% से इंक्रीज होकर मिलेगी। और अगर आप लोगों ने फाइनेंस पढ़ी होगी तो आप क्या करेंगे, आप उसका इफेक्टिव निकालेंगे और आप कहेंगे अच्छा अच्छा आप मुझे पूरे एक साल का 8.08% रेट प्रोवाइड कर रहे हैं और फलां बैंक तो मुझे 8.5 प्रोवाइड कर रहा है, तो आप किस में चले जाएंगे? फिर 8.5 वाले के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो रेट इससे ज्यादा होगा। वहां पर आप अमाउंट अपनी जमा करवा देंगे और अगर निकलवानी होगी तो जिसका रेट कम होगा आप वहां से अमाउंट विड्रॉ करवा लेंगे। तो ये आप इफेक्टिव रेट के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे और ऐसे एमसीक्यूज के अंदर भी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन अभी तक वैसे खैर आया नहीं है कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा आ जाए,
अभी तक ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े या अभी तक जो भी हमने केस पढ़ा, उसमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू ज्यादा थी। जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा होगी तो तब तो हम नॉर्मल वही फॉर्मूलाज लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम ज्यादा और फ्यूचर वैल्यू कम हो जाए, सर ऐसा कौन सा केस हो सकता है? जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा और फ्यूचर वैल्यू कम निकले तो वो कौन सा केस होगा? डिस्काउंटिंग में ऐसा तो खैर नहीं हो रहा होगा। डिस्काउंटिंग में तो ये होता है ना कि इतनी अमाउंट मिलेगी, बताएं आज कितनी है, वो तो हमने प्रेजेंट पे आना होता है ना, वो तो हमारा प्रीवियस वर्किंग होती है, लेकिन हकीकत में उसकी वैल्यू का कम हो जाना डेप्रिसिएशन का केस होता है। आपने मोबाइल लिया, 1 लाख का मोबाइल ले लिया, वो कहते हैं जी कि आपने 1 लाख का मोबाइल लिया, क्या कल को आप इसे बेचेंगे तो ये 1,20,000 का बिकेगा, 1,10,000 का बिकेगा? नहीं, इस केस में आपकी प्रेजेंट वैल्यू से आपकी फ्यूचर वैल्यू कम ही आएगी। और ये मेंशन करेगा कि कितने परसेंट से हर साल या हर माह उस मोबाइल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में अकाउंटिंग में बता दिया जाता है कि भाई एक जो एसेट है उसकी लाइफ 10 साल है, उसकी लाइफ 10 साल, लाइफ बता दी तो भी निकाल सकते हैं। अगर लाइफ नहीं बताएगा तो 10% रिड्यूसिंग वैल्यू, वो आपको 10% बता देगा कि भाई 10% हर साल वो इस्तेमाल हो रहा है, तो आप 10% से भी निकाल लेंगे। अगर वो यूजफुल लाइफ बता देगा तो आपको भी परसेंटेज नहीं बताएगा, आप उससे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने किया होगा। मेरी भी कहां गई? इसके बाद ये सिर्फ बहुत रेयर केसेस में होता है और इसमें ये आपको मेंशन कर देगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक मोबाइल है, एक मशीन है, इन चीजों की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, तो इनकी फ्यूचर वैल्यू भी कम निकलेगी। और इस केस में आप फॉर्मूला 1+r/t की बजाय 1-r/t का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वो आपका रेट अमाउंट को बढ़ाएगा नहीं, वो रेट टाइम टू टाइम आपके अमाउंट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम उसके रिस्पेक्टिव टाइम से उसके रेट को मल्टीप्लाई करके माइनस करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। तो हम क्या कर देंगे? 1-r/t कर रहे होंगे। चलें, परपेचुटी एन्युटी हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। बल्कि हाँ जी, अभी मैंने कुछ 4-5 न्यू आए हैं, वो अभी ऐड नहीं किए। इंशाल्लाह आज वो करूंगा, मेरे पास लिखे पड़े पेज के ऊपर। चले, सिर्फ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन देख लें। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में कोई भी एक, वो कह देते हैं भाई पर्सनल ग्रोथ, हमारी ग्रोथ, इसके अलावा सेल्स की ग्रोथ, इसके अलावा हेयर्स की ग्रोथ, किसी भी चीज की ग्रोथ में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई ग्रोथ में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता। क्या आपको लगता है कि आपकी हाइट हर वीकेंड पे बढ़ती है? नहीं। यूसुफ, आपकी बढ़ती होगी भाई, हमें तो नहीं पता कि हमारी हाइट भाई कब बढ़ रही है। सर क्या आपको ये, आप एक दरख्त का पत्ता निकलते हुए देख रहे होते हैं? निकलते हुए पत्ता देख रहे होते नहीं, जब पत्ता निकल चुका होता है तब हमें नजर आता है। क्या ऐसा कैमरा लगा के रख दें तो वो अलग बात है कि आपको उसकी शाखें या पत्ते निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या पता कि वो 1 घंटे में कितनी दफा ग्रोथ हो रही है, उसकी सेल्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, अंदाजा है? नहीं। ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होती है जो लगातार बढ़ती जाए, उसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन ना हो। जहां टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा तो वहां मुझे बताएं कि कोई टाइम आएगा? नहीं। कोई कंपाउंडिंग पीरियड आएगा? नहीं। कोई पीरियडिकली होगा? नहीं। क्या पता कितने पीरियड्स में हो रहे हैं, 1 घंटे बाद हो रहा है, 2 घंटे बाद हो रहा है, या वीकली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, ये कोई पता नहीं होगा। तो इसमें किसी किस्म का कोई भी आपके पास पीरियडिकली
नहीं होगा। अगर आपने अनलिमिटेड टाइम के लिए करना है, अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो फिर वहां पर इन्फिनिटी लिख देंगे, और जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर वो कह दे कि आज से 10 साल तक उसकी कंपाउंडिंग कंटिन्यूस होती जा रही है, तो फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इनटू एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर आपकी जो पावर आएगी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर के अंदर नजर आ जाएगी, और दो पोजीशन पे आपको नजर आएगी। एक 10 रेज टू पावर यानी कि 10 मल्टीप्लाई एक्स, जहां पर ये आएगा, कैलकुलेटर ओपन होता है तो मैं दिखा देता हूं, ये 2 पोजीशन पे आपको ई की वैल्यू कैलकुलेटर में नजर आएगी। एक अगर आप देखें तो इन ये जो आपको नजर आ रहा है लोगारिथम के बिल्कुल नीचे, अगर आप ये देखेंगे तो ये शिफ्ट से आप प्रेस करेंगे तो आपको ई की पावर नजर आ जाएगी। या तो आप यहां से ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, नंबर 2 पे आप अल्फा प्रेस करके इनटू 10 की पावर एक्स में आएंगे, तो यहां से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इज इक्वल करेंगे तो इसकी पावर, इसकी वैल्यू होती है 2.71828128, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट करना है तो फिर कोशिश करें कि आप शिफ्ट वाला ले लें, क्योंकि वो आपको क्या होगा, पावर में ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। अदरवाइज अगर आपने अल्फा और रेज टू पावर वाला लिया तो फिर आपको अलग से इसकी पावर लेना पड़ेगी, और आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे, और पावर में उसका रेट जिस रेट से इंक्रीज करेगा, और वो टाइम जितने साल के लिए होगा। लेकिन इसमें अगेन बता रहा हूं कि पीरियोडिकली नहीं होगा, क्योंकि हमें पीरियड्स का डिफाइन नहीं है, और ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगी। हमें नहीं पता चलेगा कि ये नैनो सेकंड में हो रही है या सेकंड्स में या किस में हो रही है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसकी जगह पर सिर्फ टाइम आएगा। मेरा ख्याल है कि ये फाइल हम नहीं अपलोड कर लें। पीरियोडिकली, पीरियड्स में क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली, बाई मंथली, वीकली, ऐसा वो करके दे देगा, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि वो आर ओवर एम करके उसका रेट प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैंने इसीलिए पीरियोडिकली बताया कि पीरियोडिकली का मतलब होता है आर ओवर एम। पीरियोडिकली का फॉर्मूला होता है आर ओवर एम। अगर उसने आपको रेट क्वार्टर का दे दिया है तो इसका मतलब है कि उसने पीरियड में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दिया, उसने आर ओवर एम का आपको ऑलरेडी आंसर निकाल के दे दिया है। अब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनुअल बेस का रेट देगा तो फिर आर ओवर एम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एनुअली है, आपने उसे पीरियोडिकली लेके जाना है। अभी भी समझिए जी, यूनिट दोनों सेम करने हैं, तो वो आपका ईयर में था और रेट आपका पीरियड्स में दिया था। आज इजाजत है, सिर्फ 10 मिनट के लिए रूम पे आ बस, और अकाउंटिंग नहीं पूछनी, सिर्फ अकाउंटिंग मैं करवा ही नहीं रहा। हाँ गुड, इतना टाइम भी नहीं। अच्छा पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, भाई इसमें देखें कि उसने पर क्वार्टर लिखा, तो क्वार्टर आपका एक पीरियड है, तो इसका मतलब है कि उसने जो ये रेट दिया ये आर ओवर एम करके दिया है, लेकिन टाइम ईयर्स में है, ये अभी कन्वर्ट नहीं किया। ये आपको इसने एनुअली दिया है, इसे पीरियोडिकली करना है, और जब पीरियोडिकली करेंगे तो इसे मजीद जरूरत है साथ में 4 को मल्टीप्लाई करवाने की।
तो फिर ये आपका 60 क्वार्टर्स बनेंगे। 15 साल है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट उसने पर क्वार्टर का दिया, तो आगे टाइम उसने ईयर्स में दे दिया, तो आप टाइम को भी क्वार्टर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास फिर कितने 15 साल में क्वार्टर बनेंगे? 60। आंसर करके देख लें। अब दोनों का रेट सेम हुआ, अब दोनों का टाइम और रेट इक्वल हुआ। अगर 15 years पर क्वार्टर क्या होता है तो फिर ना चेंज कर क्या 15 years पर क्वार्टर हाँ, अगर फिर तो करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर 15 क्वार्टर्स, फिर आगे लिखा होता फॉर 15 क्वार्टर्स, मतलब टाइम भी क्वार्टर्स में हो गया, रेट पहले ही वो पर क्वार्टर का दे रहा है, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या है, उसने पर क्वार्टर लिखा, पर क्वार्टर मतलब कि ये पीरियडिकली है, हर पीरियड का रेट दे दिया, और आगे उसने कह दिया कि 15 साल। तो फिर ये देखो कि भाई रेट आपको क्वार्टर में दिया है, पीरियडिकली दिया है, टाइम आपको एनुअली दिया है, तो टाइम को भी पीरियोडिक में लेके जाए। कौन से पीरियोडिक में? भाई जिसका रेट दिया हुआ है वो क्वार्टर का दिया है, तो आप ईयर को भी किस में ले जाओगे? क्वार्टर में। तो 15 साल में कितने क्वार्टर होंगे? जब एक साल में 4 है तो 15 साल में 60। चलिए, वैसे असीब ये इतना कोई छुपी बात नहीं थी इसमें। चलो कुछ नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ईच ईयर, ईच ईयर, ये वाला अभी तक हमारा जो है ये परपेचुअली एन्युटी में आएगा कि हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स रेट पे जमा करवा देगा। भाई वो एंड पे पीरियड खत्म होने के बाद वो अमाउंट निकलवाएगा, या वो अमाउंट सिंपल में करवाएगा, या वो अमाउंट कंपाउंडिंग में करवाएगा। अभी तक हमने ये पढ़ा है, अभी तक ये नहीं पढ़ा कि वो हर साल निकलवा रहा है या हर साल जमा करवा रहा है। जब ऐसा होगा तो वो आपका या परपेचुटी में होगा या एन्युटी में हो रहा होगा। नबीता एंड डोरेमोन वाला भी कर लिया था, अर्तुगरुल गाजी वाला भी कर लिया था। एक ये क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं जी इफ दी फी अर्न बाय स्कूल इन 9th ईयर इज 6 million, वो कहते हैं एक स्कूल ने 9 साल में, 9वें साल मतलब कि लास्ट ईयर जो कि उसका 9th ईयर है, उस साल उसे मिलते हैं 6 million। उसने 9th ईयर में कितने कमाए? 6 million, एंड फी इज इंक्रीज्ड ईच ईयर बाय 10%। हर साल 10% से फी इंक्रीज होती गई, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 6%, और जो स्टूडेंट है वो 6% से इंक्रीज होते गए। व्हाट इज द फी अर्न्ड बाय स्कूल इन द फर्स्ट ईयर? पहले साल उसने कितनी फी अर्न की? मतलब अगर टाइमलाइन बनाई जाए तो वो ये कहते हैं कि एक बंदे ने एक ये 9 ईयर के एंड पर 6 million रुपीस जो है वो हासिल किया। 9 ईयर के बाद उसे मिला 6 million रुपीस। भाई ये 6 million रुपीस में वो कहते हैं कि हर साल 10% से स्टूडेंट वो फी बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, और 6% से स्टूडेंट इंक्रीज होते गए। अगर मैं इसे ईयर 1 पे लाना चाहूं, पहले साल पे लाना चाहूं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फिर मुझे ये अमाउंट 10% से डिक्रीज करवाने पड़ेगी फी, और 6% से स्टूडेंट डिक्रीज करवाने पड़ेंगे। या मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करूंगा। भाई कोई एक पहले दिन, कोई एक साल में कोई बच्चे होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, उनकी फी मिली होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई फी, जो भी उनकी बनी मैंने जमा कर ली। अगले साल जो मैं फी पहले साल कलेक्ट की थी उस फी का 10% इंक्रीज करवा दिया, और जो मेरे पास स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनको मैंने 6% से बढ़ा दिया। अब दूसरे साल ये गेम हुई, तीसरे साल क्या हुआ? फिर से 10% फी बढ़ गई,
और 6% स्टूडेंट भी इंक्रीज होते गए, और ये ऐसा 9 ईयर तक चला। और जब 9th ईयर का उसने देखा कि उसके पास कितने पैसे आए, ये सब कुछ होने के बाद उसके अकाउंट में पैसे थे 6 मिलियन। वो कहते हैं ये 6 मिलियन तो तब थे, बताएं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पहले साल की क्या होगी। तो भाई इसमें जी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है बेटा, चैप्टर नंबर 5। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर टी इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। देखें क्यों मैंने 2 दफा रेट लगाया भाई, एक दफा रेट फी के लिए लगाया, एक दफा रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट और फी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो कोई अमाउंट बनेगी। अगर मैं कहूं कि मैं हर स्टूडेंट से 1000 रुपये लेता हूं, अब मेरे पास है 10 स्टूडेंट, तो मैं 10 मल्टीप्लाई 1000 करूंगा, तो मेरे पास कितना बन जाएगा 10,000 रुपए। मैं कहता हूं कि अगले साल इस 10,000 जो मेरे पास आ गया, ये तो पहले साल का है, अगले साल जो मैंने 1,000 रुपये लिया इनसे, उसका मैंने 10% बढ़ा दिया, और जो मेरे पास स्टूडेंट थे वो 6% से इंक्रीज हो गए। अब स्टूडेंट बढ़े तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई 10% का, अगर 10 स्टूडेंट थे तो अगर मैं इसका 6% बढ़ाता हूं तो मेरा ख्याल है कि पूरा स्टूडेंट तो नहीं बनेगा, पूरा स्टूडेंट तो नहीं बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे, तो जो है 10 1 पॉइंट सम, बल्कि 1 पॉइंट भी नहीं, 0.6 आधा स्टूडेंट। मैं आपकी तरफ में, अब ये तकरीबन मतलब इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम फिर 6% इंक्रीज होगा तो 11.2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ये स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। अब मैंने इसे सॉल्व कैसे करना है भाई, ये इतना तो मुझे पता चल गया कि 9th ईयर के एंड पे कितने पैसे, 6 मिलियन, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी, प्रेजेंट वैल्यू का पता है कि पहले साल कितने थे, नहीं, ये तो हमने निकालना है। 1 प्लस रेट स्टूडेंट्स का ले लें 6%, टाइम 8 क्यों आया, टाइम 8 क्यों आया, चार्जर लगा नहीं है, ये ऑन कर दे, बटन ऑन कर दे, अगर ऑफ है तो बटन ऑन है, दरमियान में देखें अलग तो नहीं हुई, अब लगा इधर ही से, चले बस ठीक। अच्छा अब देखें 8 इयर्स क्यों आया, क्योंकि 9 ईयर के एंड पे था, उसने पहले साल का पूछा है भाई, उसने 0 ईयर का नहीं पूछा, उसने पहले साल की एंड पे क्या था वो पूछा है। तो भाई पहले साल का एंड पे अगर देखेंगे तो उससे ऑनवर्ड कितने साल बनेंगे, अगर आपने पीछे ही आना है तो 9वें साल के एंड पे उसके पास थे तो 8, मतलब उससे पीछे 9 वाला तो है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये टोटल कितने बने 9 ईयर पे तो वो खड़ा है, इससे पिछले साल का पहला साल का उसे चाहिए, तो फिर क्या होगा 8 ही आएंगे। पहले साल क्या कमा लेगा भाई, पहले साल के एंड पे कमाएगा, उसके बाद फिर 8 साल मजीद उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 9वें साल पे उसे ये अमाउंट मिलेगी। तो यहां पर टाइम जो आएगा वो 8 इयर्स आएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.1 और रेज टू पावर 8। अब इसे सॉल्व करें तो आपके पास जो पहले साल के एंड पे अमाउंट आएगी वो आंसर आ जाएगा। निकालें जी, क्या आंसर निकला जी, ईच ईयर बाय 10%, हर साल, तो हर साल बढ़ेगा तो कंपाउंडिंग है, हर साल बढ़ता जा रहा है 10% से, जो पिछला है उसके ऊपर 10%, जो पिछला, क्योंकि परसेंटेज जब भी लगती है इंक्रीज होने में, तो जो आपकी अमाउंट एक साल के एंड पे है, नेक्स्ट टाइम जो भी इंक्रीज आएगा वो उसी अमाउंट के ऊपर लगेगा। अगर आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो फर्स्ट ईयर पे, जो फर्स्ट मंथ आपकी सैलरी होती है 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, ज्यादा बता दिए तो माजरत, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है, क्योंकि
स्टार्टिंग में तो नहीं ना 1 लाख होगी। अगर आप अपनी सीए की फील्ड में देखें तो भाई 18,000 या 19,000 में स्टाइपेंड से शुरू होंगे ना। वो सीए की पहली सैलरी 18 या 19 या 20,000 होगी। अगर 20,000 भी तब तक होती है जब तक आप सीए इंटर कर जाते हैं। तो अब 20,000 का 10% लेंगे तो 2,000 ये 2,200 हो जाएगी। अगले साल जब इसके ऊपर 10% लगेगा, क्या ये 22,000 के ऊपर लगेगा या 20,000 के ऊपर? 22,000। इंक्रीज किसका हुआ? 22,000 का। तो कंपाउंडिंग है इसी तरह ही इसमें है कि ईच ईयर इंक्रीज हो रहा है। हर साल जो इंक्रीज हो रहा है वो उसकी पिछली अमाउंट का हो रहा है, तो ये कंपाउंडिंग है। अगर उसी 20 का लेंगे तो उन्होंने कहना ये तो हमें बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट पड़ गया है, ये तो बहुत फायदे में पड़ गए कि हर साल इंक्रीज कौन सी अमाउंट का करवा रहे हैं? उसी 20 का जो उसकी प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल सैलरी थी। आप 10 साल भी जॉब करेंगे तो हर साल आपकी 2-2 हजार ही इंक्रीज होगी। वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए, है ना? क्या लगता है कि सीए करके स्टार्टिंग 2 लाख ले लेंगे? नहीं तो खुद पे टैलेंट नहीं है, दे सकते हो। फॉर्म्स के अंदर रह के भी आप 1 लाख प्लस लेते हैं, उसके बाद क्या सीए क्वालिफाई होने के बाद भी 2 लाख ना लोगे? ले सकते हो, शर्त यह है कि टीचिंग में ना हो, फिर नहीं मिलेंगे। If 5 million is invested for 3 years, वो कहते हैं जी if 5 million is invested for 3 years and yield, और उसे मिला, मतलब एक बंदा था उसने 5 मिलियन इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। 5 मिलियन इन्वेस्ट करता यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 3 इयर्स के लिए, और उसे मिलता है 6 मिलियन एट कंपाउंडिंग क्वार्टरली इंटरेस्टेड। अब देखिए 6, यहां पर उसने रेट नहीं बताया, जो भी रेट होता वो हमारा नॉमिनल होता। आगे कंपाउंडिंग का वर्ड आ गया तो ये कंपाउंडिंग से सॉल्व होना था, और आगे जो उसने दे दिया है क्वार्टरली, ये उसने बता दिया कि ये पीरियोडिकली यानी कि कंपाउंडिंग पीरियोडिकली है, यहां R/M वाला फॉर्मूला लगेगा। इफ दिस amount is not withdrawn and further invested at the same interest rate, उसने 3 साल के लिए तो 5 लाख वाली अमाउंट जमा करवाई, उसके ऊपर 6 मिलियन उसे मिला। उसने अभी रेट नहीं बताया कि रेट क्या था। आगे मजीद कहता है कि अगर वही बंदा जो भी वो रेट निकला उसी सेम रेट पे मजीद 5 साल के लिए डिपॉजिट करवा देता है, तो बताएं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे। तो क्या करेंगे जी? फी अर्न्ड बाय द स्कूल इन फर्दर 5 years, 5 साल मजीद रख दें। वो कहते हैं जी उसी सेम इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R/M और T × M। सोल्व करके मुझे रेट बता दें क्या निकला है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। एक मिनट जी, रेट है जी 6.1। आगे क्या राउंड ऑफ किया हुआ 6.123%, ये रेट निकला है। अब आगे कहते हैं कि मजीद उसने 5 साल के लिए करवा दिया। अब हमारे पास रेट आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया है? रेट। अब ये करेक्टेड रेट है, अब ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, और ये 3 साल ये और 5 साल मजीद ये, तो टोटल कितना टाइम हो गया?
8 ईयर्स। ये अब खत्म कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ हमें रेट निकालने के लिए दिया था कि अगर 3 साल के बाद वो निकलवा लेता है तो उसे 6 मिलियन मिलेंगे। उसका हमने उसकी मदद से रेट निकाल लिया। अब वो कहते हैं कि यही अमाउंट मजीद 5 साल के लिए, तो हम कहते हैं अभी निकलवाई नहीं, कहते नहीं सेम रेट है जी, सेम रेट है, तो सेम रेट तो हमने निकाल लिया। तो रेट 6.123%, प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन, टाइम 8 ईयर्स। सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा? 8.12 मिलियन आता है। रेट देख लें जी, आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 6 मिलियन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन। पहले तो इज्जत से आप इनके मिलियंस को मिलियन से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस रेट कैलकुलेट करना है तो यहां कैलकुलेटर में एक्सपुट करेंगे। एम आपके पास क्वार्टरली पीरियड है तो यहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम 3 इंटू 4 करेंगे तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपका रेट 6.123% आएगा। रेट 8 नहीं 8.1213 आना चाहिए। 8.13 क्योंकि ये वाला ऑप्शन है वैसे 8.13 राउंड ऑफ करके। हाँ 1 मिनट, अब देखें रेट निकला, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5,000 प्रेजेंट वैल्यू, 5 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस रेट कितने जी 6.123% डिवाइडेड बाय 4 टाइम 8 इंटू 4। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर। फाइव इंटू 1 प्लस 6.123 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज पावर 8 मल्टीप्लाई 4। अगर देखा जाए आंसर इज इक्वल 8.13 मिलियन ही आएगा। 8.13 ही आएगा भाई। क्वार्टरली पीरियड साथ ही रहेगा, सेम रेट है, कोई चेंज नहीं किया, मजीद बस ईयर्स इंक्रीज किए हैं तो हमने उतने ईयर्स का ले लिया। 3 ईयर्स पहले थे वो अभी निकलवाए नहीं थे, 5 ईयर्स मजीद आ गए तो 8 ईयर्स का हमने एक साथ उसकी फ्यूचर वैल्यू ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। जी 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 ये क्वार्टरली रेट निकाला था, ये सिर्फ 3 साल का था। उसने आगे कहा कि 3 साल के बाद अगर वो निकलवाए तो 6 मिलियन निकलेगा, और उसने निकलवाया नहीं, रेट भी नहीं बताया। उसने कहा सेम रेट पे मजीद 5 ईयर्स उसने अपने अकाउंट में रखे, तो मजीद टाइम कितना बन गया? 8 साल बन गए। रेट नहीं बताया तो रेट कैसे निकालेंगे भाई? पिछले की मदद से ही निकालेंगे। तो अगर 3 साल बाद निकलवाता तो कितना रेट लगता? जो भी वो रेट होता, क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया था कि इन्वेस्टेड फर्दर एट दी सेम रेट, उसी रेट पे। तो ये रेट इसलिए निकाला था कि उधर से रेट निकला है, फिर 8 साल के एक साथ फ्यूचर वैल्यू निकाल ली जाए। ये मेरा ख्याल है कि क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, नोट नहीं किया था। ये वो वाहिद चैप्टर था जो मैंने 12 से 15 दिन में पढ़ा। If RS 5 lakh is invested in a scheme at the rate 1.5% per month, ये जो रेट निकला है इस पे मैंने जोर क्यों डाला है? पर मंथ है
क्या ये कहीं लिखा है कि पर मंथ है तो जोर डालना है? नहीं, लेकिन ये चीज है कि ये कुछ यूनिक है। क्यों एनुअली नहीं है, ये पीरियोडिकली रेट बता रहा है, ये R/M का रेट बता रहा है। तो ये पर मंथ का जो रेट है ये कौन सा है? R/M का नहीं है। आगे पढ़े साथ क्या लिख दिया? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये पर मंथ का रेट बता रहा है, लेकिन पीरियड का बता रहा है। अगर इसे एक साल में लेके जाना होगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये छोटा यूनिट है पर मंथ, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या सबसे आसान मेरे लिए ये नहीं है कि मैं ईयर को ही मंथ्स में ले जाऊं? सबसे आसान मेरे लिए ये नहीं है कि मैं ईयर्स को ही मंथ में ले जाऊं, क्योंकि यहां पर मंथ का रेट है, यहां पर 5 ईयर्स है। तो भाई 5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 60। अब मेरे पास दोनों यूनिट मंथ रेट का और टाइम का मंथ सेम हो गए। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं जी कि ये तो इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 लाख, ही विल गेट गेन ऑफ RS 75,000 पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। वो कहते हैं एक मंथ का रेट 1.5%, प्रेजेंट वैल्यू टाइम कितने के जी? 1 साल का। 1 साल में कितने माह होंगे? 12 माह। तो ये 12 मंथ का पीरियड बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? गेन निकालना है तो इंटरेस्ट निकालना है। I = PRT। प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख इंटू रेट 1.5 मल्टीप्लाई टाइम 12, क्योंकि रेट भी मंथ में और टाइम भी मंथ में कर लिया। 1 साल का कितना निकलता है? 90,000। क्या पहला ऑप्शन ठीक है? वो कहते ही विल गेट्स गेन। अगर सिर्फ गेट अमाउंट लिख देता तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर वैल्यू की बात करता। इसने अब क्या लिखा? गेट गेन, सिर्फ इंटरेस्ट। तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कब इसका इंटरेस्ट निकला? 90,000। तो 1 साल में कितना निकलेगा? 90। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, ही विल गेट गेन ऑफ 90,000 पर एनम। 1 साल में इसे 90,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो आगे कहते हैं ही विल गेट गेन ऑफ RS for 50,000 आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए पहले मंथ में लेके आऊंगा तो कितना बनेगा? 60 मंथ्स। तो अब इस 12 की जगह क्या कर देंगे? 60 पुट कर देंगे। या आप क्या करें? 1 साल का अगर 90% इंटरेस्ट निकला है तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम निकलेगा। तो आपको कितने साल का चाहिए? 5 ईयर्स का। तो 90,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 450,000। तो भाई 5 ईयर्स के एंड पे इसे इंटरेस्ट मिलेगा 450,000। तो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई है? से मल्टीप्लाई करवा देंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक दफा और सुन लो, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे याद बाद में है कि ये यूसुफ साहब अच्छा बच्चा है वैसे। अच्छा जी, मिस्टर नालायक वाला कर लिया था, हो गया था। देख ले, फिर भी देख ले, क्योंकि आज पहला डिस्कशन ही हमने करनी है पहले। उसके बाद वैसे 15-20 मिनट है अभी डिस्कशन में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स वो जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। मिस्टर नालायक बोरोड RS 4 lakh एट सम सिंपल इंटरेस्ट X। अब यहां पर क्या है? रेट मिस है, यहां पर रेट मिस है। कोई एक सिंपल इंटरेस्ट रेट है फॉर 3 years and 4 months। बाय डिफॉल्ट रेट साल का होता है या मंथ्स में होता है? बाय डिफॉल्ट ईयर में होता है। तो फिर यहां पर 3 ईयर प्लस 4 मंथ है, तो फिर इन मंथ्स को भी किसमें करना पड़ेगा? ईयर में करना पड़ेगा। तो मंथ एक छोटा यूनिट है और ईयर एक बड़ा यूनिट है। एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे? एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे। बिल्कुल उलट है कि छोटे से बड़ी वैल्यू में जाना है तो हम सोचते हैं ना कि मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसके उलट है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि गोल्डन असूल उलट ही होते हैं। अच्छा जी, अब 3, ये तो ईयर्स है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 है, डिवाइड करेंगे, किसके इक्वल लेके जाना है? ईयर के। किसको?
मंथ को, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड करवा देंगे। आंसर क्या आएगा? हाँ 3 किसी ने 2 3 मुझे समझ आई थी। मैंने कहा कि शायद सर्दियों की वजह से हो गया हो, लेकिन होता नहीं है ऐसे अमूमन। तो अब टाइम भी आ गया 3.33 रे आपके पास, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई, और इन एक्सेस एंड पेड ये इंटरेस्ट भी दे दिया। ये जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है, ये इंटरेस्ट पे किया है, तो फॉर्मूला यहां पर लगेगा आई इज इक्वल टू टी इंटू आर इंटू टी। प्रेजेंट ये आई की वैल्यू, ये प्रेजेंट की वैल्यू, और ये आपके पास टाइम की वैल्यू, ये पुट करेंगे तो आपके पास रेट का आंसर आ जाएगा। चलिए थैंक यू। सर ये तो आज के सर ये हाय हाय, आगे पढ़े भाई। पेड 40,960 इन एक्सेस, ज्यादा पे किए हैं। और ज्यादा पे कब किए जाते हैं? एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा पे करना। जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो किसका होता है? इंटरेस्ट का होता है। तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। मैं अपना नेम लेने लगा तो साथ ही खांसी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, बल्कि इसे हम अगेन करते हैं। इस क्वेश्चन को करें। मिस्टर हैंडसम, अभी तो कवर हो गया है। मिस्टर हैंडसम इन्वेस्टेड RS 10,000 इन 6 years। उसने 10,000 6 years के लिए इन्वेस्ट कर दिया। इन फर्स्ट 3 years ही रिसीव रिटर्न एट 8%। पहले 3 साल में उसे रिटर्न मिल रहा है 8%। एंड नेक्स्ट 3 years ही रिसीव रिटर्न 10%। what will be the total amount he will receive after 6 years? बिल्कुल 6 साल के लिए अमाउंट जमा करवाई। पहले 3 ईयर के लिए रेट क्या है जी? 8%। अगले 3 साल के लिए रेट है 10%। कोई अमाउंट जमा करवा रहा है वो 10,000 की, 10,000 रुपए की अमाउंट जमा करवाई, और उसे आफ्टर दी 6 ईयर अमाउंट कितनी मिलेगी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू में अमाउंट कितनी होगी उसकी। भाई इस क्वेश्चन की 3 से 4 नेचर्स बन सकती हैं सेम क्वेश्चन के। ये भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन कर दे, ये वैल्यू भी गिवन कर दे, पहले 3 साल का रेट भी गिवन कर दे, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन कर दे, और कहे लास्ट 3 इयर्स का रेट बता दे। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस आप लोगों के सामने है कि आपने क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू बतानी है, दोनों ईयर्स के आपको रेट और प्रेजेंट वैल्यू दी है। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये कह दे कि भाई पहली आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, रेट भी गिवन है, यहां वाला रेट भी गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, इसका टाइम भी गिवन है, और इसका टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो मतलब ऐसा केस भी आ सकता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, वो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अब इसमें यहां पर आर 8% वाला, टाइम 3 ईयर वाला, फिर यहां पर 10% और टाइम 3 ईयर। अब इनमें से कोई भी वैल्यू आपको मिस करवा दे, अगर फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, पहले 3 साल का रेट ना दिया होता, सिर्फ टाइम बताया होता, और लास्ट वाले 3 ईयर और 3 ईयर का रेट बताया होता, तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास 16,120 ही आएगा। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? इसमें टोटल यानी कि फ्यूचर चाहिए जी।
एक मिनट, रिटर्न एंड सम इन्वेस्टेड, नहीं, एक मिनट, रिसीव रिटर्न 8% एंड, ये सिंपल से, एक मिनट ना भाई, यहां पर कहीं पर कोई कंपाउंडिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये कंपाउंड से होगा भी नहीं, क्योंकि अगर लिखा होता, लाजमी नहीं है कि दो डिफरेंट रेट्स में सिर्फ कंपाउंड में ही होगा। अगर वर्ड कंपाउंडिंग मेंशन होता रेट के साथ तो फिर आप इसे कंपाउंड से सॉल्व करते। इसी तरह कंपाउंडिंग का अगला केस है, बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व करें एक दफा। सर अगर कोई रेट ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट कंपाउंड ही होगा। जी अगर क्वेश्चन में बताया हो तो फिर कंपाउंडिंग यूज करेंगे, अदरवाइज आंसर की में मिस्टेक हो सकती है। एक मिनट, पहले साल उस 10 पे, हाँ एक मिनट, ये कंपाउंडिंग में फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू 1+r, इसकी रीजन भी अभी सुन लीजिएगा। सॉल्व करें एक दफा, इसकी रीजन मैं देता हूं। आंसर क्या निकला है कि ये फॉर्मूला क्यों आया है। अब देखें 8% रेट जब इस पे अप्लाई हो रहा था, 8% रेट इस 10,000 रुपए के ऊपर अप्लाई होता रहा, जो 3 साल इस अमाउंट पे रहा, इसके बाद फिर ये जो 10% रेट लगना शुरू हुआ था, जो अमाउंट उस तीसरे साल के एंड पे पड़ी थी उससे ऑनवर्ड लगना स्टार्ट हुआ था। तो जब कंपाउंडिंग अमाउंट ही कंपाउंडिंग हो गई, मतलब कि पहले एक 10,000, उसके ऊपर 8%, 8%, 8%, 3 साल वो लगा, इसके बाद जो भी अमाउंट पड़ी थी इसके ऊपर 10% रेट अप्लाई उसने किया है, तो ये कंपाउंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आंसर क्या निकला है, निकालें जी आंसर इसका। एक स्टेटमेंट में नहीं देखे, इफ ही रिसीव रिटर्न एट दी, इफ ही रिसीव, पहले 3 साल का वो रिसीव कर लेगा 8% पे, अब अगले 3 साल का वो करेगा 10% पे। तो भाई जो उसके अकाउंट में 3 साल का आ चुका, वो रिसीव कर चुका, अगले 3 साल जो वो उसके ऊपर 10% रेट अप्लाई होगा। अगले 3 साल उसके ऊपर 10%, 10%, 10% से वो रिसीव कर रहा होगा। जब वो ये लिखा गया कि उसने रिसीव कर लिया 3 साल का और फिर 10% रेट अगले 3 साल के लिए आया, तो इसका मतलब है कि यहां पर कंपाउंडिंग हो जाएगा। और ये ऐसा वैसे आता कंपाउंडिंग में ही क्वेश्चन है, ऐसा कंपाउंडिंग में ही हमेशा क्वेश्चन आता है और ऑप्शन भी कंपाउंडिंग में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डॉक्टर गसीटा invested Rs 5 lakh for 6 years, he will receive a lump sum amount of, ये वैसे मैंने कल करवा नहीं दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब इसमें उसने कहा कि मिस्टर बदतमीज, छोड़ दो उसे, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे आगे, मिस्टर बदतमीज हैड टेकन Rs 10 million from his office at the rate 10.5% simple interest for a period of 6 years and 5 months। अब 5 months को आप पहले क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12। आंसर क्या निकला है जी, 0.5
मैंने 5/12 बोला है। 4/1। अब ये आपके पास 6.416 ये टाइम पीरियड बनेगा, और इसमें कहते हैं जी द प्रिंसिपल अमाउंट वाज नॉट पेड एट द एक्सपायरी ऑफ द लोन पीरियड, ही पेड इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट पे किया ऑफ RS 6,73,750 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन। मतलब कि इस टाइम के अंदर उसने इतना लोन पे किया, इस रेट पे, इस अमाउंट पे। तो हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि क्या यही बनता है। और यहां पर भी आपकी फिगर्स में मसला आ सकता है। ये जो आपने टाइम में कन्वर्ट किया है, यहां पर भी फिगर्स में मसला आ सकता है। एक दफा करके देख लें, और एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलेगा जब आप करेंगे 6 + 5/12। जब टाइम की जगह पर ये लिखेंगे, एग्जैक्ट आंसर आपका यही आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, I = PRT, प्रेजेंट वैल्यू, रेट 10.5%, मल्टीप्लाई टाइम, एक दफा 6.416। अगर राउंड ऑफ नहीं किया, एग्जैक्ट लिखवाया तो फिर यही आएगा। अगर राउंड ऑफ कर लिया था तो फिर आपका ये आंसर नहीं आएगा। राउंड ऑफ प्रॉपर किया है, 416 है, नहीं आंसर उसका भी एग्जैक्ट यही निकला था, 0.416। हाँ 7 था। हाँ 417 कर ले राउंड ऑफ करके। तो ये एग्जैक्ट आंसर आता है। अब देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे कैसे आएगा। इंटू 10.5 इंटू 6 + 4/12। एक मिनट, नहीं, मैं मुझे नजर भी नहीं ना आ रहा ऊपर वो टिक है। 10.5% 6, 5 मंथ है ना, 5, तो इज इक्वल। तो यहाँ अगर आप कर लेंगे तो यहाँ तो फिर वो चांसेस ही खत्म हो जाएंगे ना राउंड ऑफ करने के। तो 673,750 आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा। मतलब वहां आप राउंड ऑफ करते जाएंगे तो बेहतर यही है कि आप उसे क्या कर दें, उधर रखते हैं, ये बैच है उसके हैं 6 के, ठीक है रखते हैं बैग में रख दें। नहीं उधर बाहर ही रख दें, चेक करके अभी फिर वो कल वापस कर देंगे जी। नहीं कैलकुलेटर पे निकालेंगे, 6 + 5 यानी कि 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय, आप पूरे साल में उसे लेके जाना चाहेंगे तो 12 पे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, शरीफ एंड बदमाश बोथ इन्वेस्टेड सेम अमाउंट फॉर 10 ईयर्स। दो यहां पर शरीफ से बच्चे, एक शरीफ है और एक बदमाश, ये 10 साल के लिए एक अमाउंट, सेम अमाउंट जमा करवाते हैं। तो सेम शरीफ की भी 100 रुपये होगी और बदमाश की भी। जो अमीर है वो 1000 रुपये करवा दें, 1000 रुपये करवा दें। एक दफा रुक जाए, इंटरेस्ट से भी निकल आएगा, खाली इंटरेस्ट से भी निकल आएगा। नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने तो दूसरा करेक्टर दे के बोला है। नहीं आपको बदमाश, इफ शरीफ रेट्स ऑफ रिटर्न इज 7%, अगर इसका रेट 7% है एंड बदमाश उसका रिटर्न रेट है 9% कंपाउंडिंग एनुअली, देन हाउ मच मोर अमाउंट बदमाश विल हैव आफ्टर 8 years देन शरीफ। मतलब कि 8 साल,
अब क्या ये 10 बल्कि यहां पर भी 10 ही कर ले, यहां पर भी 10 ईयर्स ही कर ले कि 10 ईयर्स के बाद बदमाश की जो परसेंटेज होगी वो शरीफ से कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी। अब आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी? इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि एक सेम अमाउंट उन दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का आप क्या ले लेंगे बाद में, डिफरेंस ले लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू से भी ले लें तो भी आंसर आ जाएगा। छोड़ दें, इफेक्टिव से कर लो, एग्जैक्ट वो 40 ही लिखेगा, आंसर तीनों से सेम आ जाएगा। इफेक्टिव से कर लो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लें, आप फ्यूचर वैल्यू से कर लें, डिजिट आपको 40 का ही मिलेगा। क्या उनसे भी वही आएगा, डिफरेंस आएगा। आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं, इसे परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको रेट मिलेगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका आंसर फिर भी 40% ही होगा। इफेक्टिव रेट से करके देखें जी, वो क्या कहते हैं, बदमाश की जो अमाउंट है, क्या इसमें अमाउंट चाहिए होगी फिर इफेक्टिव रेट के लिए? नहीं, फिर क्या करें, किसमें क्या निकलेगी अमाउंट? आप इफेक्टिव रेट से इसे सॉल्व करके देख लें। 1 प्लस रेट कितने जी, 10%, रेट कितने, 7%, टाइम आंसर लेके बताएं कितना निकला जी, आपने तो किया होगा। तो इफेक्टिव को मैंने लिखा 1 प्लस, ये निकला है शरीफ का, कितना निकला जी, 97%। अब बदमाश का निकाल लें, 1 प्लस 9%, 10 ईयर्स माइनस 1 इंटू 100, आंसर 136.7। अब बदमाश उसमें से माइनस कर दें शरीफ, तो आंसर दफा करो, हमने परसेंटेज में निकालना। हाँ तो लगा लें, दोबारा फिर कर लेंगे, एक नहीं, एक माह छोड़ के दोबारा कर लेंगे, शॉर्टकट जाएंगे तो फिर यही होगा ना, उससे भी आ जाएगा। आप निकालें, फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, फ्यूचर वैल्यू निकालें एक दफा, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालें शरीफ की, फिर फ्यूचर वैल्यू निकालें बदमाश की, दोनों की वैल्यू से निकाल के दें कितनी, मैंने फ्यूचर वैल्यू बोलना बेटा जी, फ्यूचर वैल्यू, आंसर 40 आएगा उससे भी। फ्यूचर वैल्यू निकालें दोनों की, एक शरीफ की और एक बदमाश की, दोनों की वैल्यू निकालें, शाबाश, जल्दी करें जल्दी। ना तो कंपाउंड से निकालनी, आगे क्या लिखा उसने, कंपाउंडिंग एनुअली, तो कंपाउंड से निकालेंगे, बिल्कुल कंपाउंडिंग। आंसर कितना है जी उसका, शरीफ का कितने, 1, मैं शरीफ की पूछ रहा हूँ, 190, और दूसरा 0.7। अगर अब भी आप इन्हें करें माइनस, तो देखें ये चीज तो सेम ही है, तो आप उनको भी माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 40। अगर सिर्फ अमाउंट पूछी होती तो फिर 40 आनी थी, उसने परसेंटेज पूछी है तो 40% है, और परसेंटेज पूछेगा तो इफेक्टिव से कर लें, और अगर सिर्फ अमाउंट पूछेगा तो फिर फ्यूचर वैल्यू आप दोनों की निकाल लें। फिर आप क्या करेंगे, जिसका रेट ज्यादा होगा उस वाली अमाउंट से जिसका रेट कम होगा उसको माइनस करके आप आंसर ले रहे होंगे।
हमेशा आपने बड़ी अमाउंट से छोटी को माइनस करना है। अगर आपको डिफरेंस पूछेगा तो कंपाउंडिंग में से सिंपल को माइनस करेंगे। अगर आपको दोनों वैल्यूज ही कंपाउंडिंग की दी होगी तो जिसका पीरियोडिक पीरियड ज्यादा होगा उसमें से जिसका पीरियोडिक पीरियड कम होगा उसको माइनस करके आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट से आप आ सकते हैं, एक एनपीवी वाले कॉन्सेप्ट से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और एक आप सिंपल वाला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में वो कहते हैं जी एमएस प्रोडक्शन कंपनी हैज इशूड अ 5 years बॉन्ड ऑफ आरएस 2 लाख। एक एमएस प्रोडक्शन कंपनी है, वो अपने बॉन्ड इशू करती है और वो कहती है कि 2 लाख रुपए दें और बॉन्ड ले जाएं ऑन मेच्योरिटी, कि जो जब ये मेच्योर हो जाएंगे और ये मेच्योर होंगे कितने टाइम के बाद, 5 साल के बाद। 5 साल के लिए दे रही है ना, 5 years के लिए दे रही ऑन मेच्योरिटी। 5 साल के बाद जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो आपको 3 लाख रुपए दे दिया जाएगा। आप शेयर्स वापस करें या बॉन्ड्स वापस करें 5 साल के बाद और आप हमसे 3 लाख रुपए ले लें। जिस दिन वो सारी ये बात कर रहा होगा उस दिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 8%। करंट रेट 8% पर एनम उस वक्त चल रहा था। अब ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या हमें वो बॉन्ड परचेज करने चाहिए या नहीं, क्या उनकी वर्थ इतनी होगी या नहीं होगी। हमारे लिए जो फायदेमंद होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को यह कह दूं कि तमाम बच्चे मुझे 2-2 लाख रुपए जमा करवा दें और 5 साल के बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी और मैं आप लोगों को 3-3 लाख रुपए वापस कर दूंगा, पहली बात को सीरियस लें, बाकी छोड़ दें। अब जब आप 2-2 लाख रुपए जमा करवाएंगे और जिस दिन मैं ये कह रहा हूंगा उस दिन मार्केट में रेट चल रहा है 8%, क्या आप फौरन से मुझे 2 लाख रुपए उठा के दे देंगे? नहीं। इवन मैं टीचर हूं लेकिन पहले क्या करेंगे, बिजनेस में भाई भाई का ही नहीं होता। आप क्या करेंगे कि सर वेट करें, टाइम कितना बताया जी, 5 साल का, रेट कितना बताया 8%, आप उस 2 लाख रुपए के ऊपर 5 साल के लिए 8% रेट अप्लाई करेंगे और फिर आप देखेंगे कि भाई क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू 3 लाख बनती है या कम बनती है। अगर तो 3 लाख से कम बनेगी फौरन देंगे, फौरन आप वो अमाउंट मुझे देंगे कि भाई वैसे अगर हम कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो 3 लाख से कम बनेगा, चलो 5 साल के बाद उधर से कम बन रहा है इधर से 3 लाख मिल रहा है तो यहां से ज्यादा अमाउंट मिलेगी, आप फौरन से क्या कर देंगे, वो बॉन्ड्स या वो पैसे मुझे दे देंगे। अब मुझे बताएं कि 5 साल की 8% रेट पे फ्यूचर वैल्यू कितनी निकली है, 296.298 चले बस इतना ही कर लेते हैं। अब अगर आप वो बॉन्ड परचेज नहीं करते तो फिर आपके पैसों की जो वर्थ होगी 5 साल में वो 2,93,865 होगी। क्या अब आपको वो बॉन्ड परचेज करने चाहिए या नहीं? करने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 7,000 या 6,000 समथिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप वो बॉन्ड परचेज कर लेंगे। अब ऑप्शन में कहते हैं यस एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 लाख इज मोर देन 2 लाख। अब उसने इसको उलट किया है, उसने क्या किया है, इसको उलट कर दिया। उसने कहा कि अगर 3 लाख आपको मिलेंगे फ्यूचर में तो बताएं कि आपके वो 3 लाख रुपए कब बनेंगे, जब 2 लाख जमा करवाएंगे या 2 लाख से ज्यादा जमा करवाएंगे। तो आप क्या करें, आप इसे रिवर्स करके भी देख लें। अब 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अब 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालें। ये थी आपके पास फ्यूचर वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, 2 लाख के अकॉर्डिंग। अब 3 लाख के अकॉर्डिंग मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता दें कितनी बनेगी जी, ये कंपाउंडिंग से होगी, क्योंकि ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है ये डिसीजन मेकिंग बेसिकली एनपीवी से और वो अमाउंट कंपाउंडिंग ही होती है। जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी
ये सारी, जब आप किसी चीज के फैसले ले रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके कंपाउंडिंग में होते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसकी अमाउंट जो उससे कमाते हैं वो दोबारा उसी में लगा के उससे मजीद पैसा कमाया जाता है, इसलिए ये कंपाउंडिंग में आती है। क्या निकला जी? 20। चले 75 ही कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आपको, अगर 3 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको कितने देने पड़ेंगे? 2,04,175 रुपए। लेकिन यहां कितने दे रहे हैं? 2 लाख। तो यहां से भी तो 4,000 का फायदा होता है या नहीं होता? तो यही तो बताना है कि यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 लाख इज मोर देन 2 लाख। जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो आपको 3 लाख रुपए 5 साल के बाद मिलेगा, उसकी असल में प्रेजेंट वैल्यू 2,04,175 बनती है, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। अगर वो फ्यूचर वैल्यू में बता देता कि क्या आपको ये बॉन्ड्स परचेज करने चाहिए या नहीं, तो आप कहते जी बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जो ये 2 लाख रुपए है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख से लेस बनती है, लेकिन हमें 3 लाख मिल रहा है, इसलिए हम ये बॉन्ड परचेज करेंगे। क्लियर है? ये एनपीवी में ये बेसिकली यही डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे नहीं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये ईच ईयर वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं जी, अली इन्वेस्टेड Rs 5 million एंड गेट्स 0.7 million एट रिडम्पशन। इफ n is equal to 5, which of the following interest rate is best? अब वो कहते हैं अली ने इन्वेस्ट किया। अली ने क्या किया? इन्वेस्ट किया। जब इन्वेस्ट करेगा तो कौन से बैंक में करेगा? जिसका रेट ज्यादा होगा, जिसका रेट ज्यादा होगा। क्या आगे कहीं लीस्ट बेनिफिट का वर्ड इस्तेमाल किया? नहीं। अगर लीस्ट बेनिफिट का होता तो जिसका रेट सबसे कम होता। अच्छा, ये जो आगे बात कर गया है कि 5 million एंड गेट 0.7 million रिडम्पशन, इसका मतलब है कि उसने 5 million जो है वो जमा करवाए, इन्वेस्ट करवाए, लेकिन इनमें से 0.7 million पे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो इग्नोर कर दी जाएगी। वो क्या कर दी जाएगी? इग्नोर कर दी जाएगी। हमारी तरफ से सारी अमाउंट इग्नोर कर दो, हमको क्या लेना देना। हमारी तरफ से सारी इग्नोर कर दो। हमें काम की चीज N5, क्योंकि हम इफेक्टिव से निकालेंगे, और इफेक्टिव के लिए कोई भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए नहीं, चाहे वो 100 रुपए हो, 500 हो, 10,000 हो, 10 मिलियन हो, 20 मिलियन हो, 20 मिलियन में 19 रिडम्पशन में कर दे, हमें कोई मसला नहीं है। हमें मसला था इन्वेस्ट से। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा, और रेट ज्यादा निकालेंगे हम किससे? रेट ज्यादा हम देखेंगे कि किसका ज्यादा है, उसके लिए हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे, और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है जी 1 + R/M T मल्टीप्लाई M -1, और ये n का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि T = 5। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये मंथली है तो इसका रेट 12 पे डिवाइड हो जाएगा, इनटू आपका 5 × 12 -1 × 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए का आंसर। रिडम्पशन का मतलब होता है उसे रिड्यूस कर देना, या खत्म कर देना, या इग्नोर कर देना। जैसे अभी मैं आप लोगों का ये आंसर ना देखता या ये कमेंट ना देखता तो ये रिडम्पशन हो जाती। क्या निकला जी? 42.11। ये निकला जी 7.05 का। अगर बी का देखा जाए बाय मंथली, तो एम क्या हो जाएगा? 6। तो आप क्या करेंगे? 1 + 7.13% डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 × 6 -1 मल्टीप्लाई 100, 42.42 और ऑप्शन सी का 45.06।
तो अब देखें जिसका रेट सबसे ज्यादा वो क्या करेगा, उसमें जाके पैसा इन्वेस्ट कर देगा। तो भाई यहां जो भी अमाउंट बताई होती हमने वो नहीं लेनी थी। जब भी ऐसा आ जाए कि भाई उसे पैसा किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपका मेन फोकस इफेक्टिव रेट पे होना चाहिए और नंबर ऑफ पीरियड्स या टाइम पे होना चाहिए कि टाइम क्या होगा, उसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं चाहिए होगी। देखिए जो भी अमाउंट है ना कंपाउंडिंग में, वो हर पीरियड के साथ हर टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे कल अगर क्लास में हो तो मैंने ऑप्शन ए और डी का कंपैरिजन करवाया था कि जैसे ही आप 4 से 5 ईयर में जाएंगे तो फौरन से आंसर चेंज। तो इसमें आपने टाइम पीरियड देखना है, अगर बताया है तो वो ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंदुमती बोरोड RS 550,000 फ्रॉम टुनटुन मोसी फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years and 4 months। अब क्या है जी, 2 years and 4 months है एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट। 2 years and 4 months है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन 4 months को कन्वर्ट करेंगे तो 2.33 ईयर आ जाएगा। रेट हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और शी पेड ए टोटल ऑफ 9 लाख एट द एंड ऑफ ए पीरियड लोन। तो मतलब ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू कितने पीरियड के लिए, 2.33। हमें रेट चाहिए तो फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। चले आगे जी, ऑप्शन नेक्स्ट है जी कि बाकी हैज बोरोड ए सर्टेन अमाउंट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15.25% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। क्या ये रेट जो उसने बताया है ये पीरियोडिक है या सिर्फ रेट पूरे साल का बता के आगे क्वेश्चन पीरियोडिक में पूछा हुआ है? क्या ये रेट हमें पीरियड में कन्वर्ट करने की जरूरत है या कन्वर्ट करके दिया है? करने की जरूरत है, क्योंकि उसने 15.25 पर क्वार्टर नहीं बल्कि कंपाउंडिंग पीरियोडिकली बताया है कि आप इसे खुद पीरियोडिकली लेके जाएं। उसने पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं लिखा, उसने आपको कंपाउंडिंग लिखने के बाद फिर क्वार्टरली लिखा है। तो ये रेट पूरे साल का देने के बाद उसने पीरियोडिकली क्वेश्चन बताया है। कहते हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम बताना है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है कि वो अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अभी प्रेजेंट अमाउंट का नहीं पता, फ्यूचर वो कह रहे हैं कि डबल हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्या रखेंगे, फ्यूचर वैल्यू क्या रखेंगे, उसका डबल प्रेजेंट वैल्यू, फिर 1 + रेट कितने जी, 15.25% क्वार्टरली डिवाइडेड बाय 4, टाइम कैलकुलेट करना है, x आ जाएगा इनटू 4। कैलकुलेटर पर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा कितना निकला जी, 4.63। अच्छा अगर ये 63 आगे मंथ्स में लिखा होता, मतलब ऑप्शन में 4 ईयर प्लस समथिंग मंथ्स। अब ये जो मैंने समथिंग मंथ्स बोले, ये मंथ्स निकाल के मुझे बताएं। शाबाश, वाह वाह, ये आपने 0.63 जो है इसको मंथ्स में लेके आना है। ईयर एक बड़ा यूनिट है, इसे मंथ में लेके आना है। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63 मल्टीप्लाई 12 करें, आंसर 7.56 मंथ। ओ भाई खैरियत है, आप क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं आप 6 12 पे। तो भाई आपके पास, बल्कि एक मिनट सही था, 0.63 ये ईयर है, 0.63 ईयर है, मंथ में लेके जाएंगे तो बड़े यूनिट को छोटे में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 0.63 मल्टीप्लाई 12 होगा। तो ये जिन्होंने डिवाइड किया था ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा।
फिर 7 मंथ्स बनेंगे ना, कुछ डेज भी बनेंगे। नेक्स्ट है जी, नोयान बोरोड RS 1.1 मिलियन एट सिंपल इंटरेस्ट। ये भी अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो भाई एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू में उसे मिले 15 लाख, सॉरी जी, फिर 1.5 मिलियन, 1.1 मिलियन दिया, 1.5 मिलियन जो भी एक पीरियड था उस पीरियड के एंड पे उसे मिल गया, और वही पीरियड ही तो बताना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। रेट आपको बताया है सिंपल के साथ पर एनम रेट है, तो यानी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस RT। हाँ, 4 पॉइंट, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। इसके बाद है जी, सईद इन्वेस्टेड RS 4 लाख फॉर 10 years आफ्टर विच ही रिसीव अ लमसम अमाउंट ऑफ RS 9 लाख। मैंने एक अमाउंट 10 साल के लिए जमा करवाई, 4 लाख रुपए की अमाउंट थी, और वो 10 साल के बाद मुझे एक साथ मिली 9 लाख रुपए। इफ ही अर्न, जबकि मैंने उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट कमाया, 8.50, और ये जो रेट मैंने कमाया, रेट इंटरेस्ट जो मैंने लगाया, ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली लगता रहा, यानी कि रेट तो पूरे साल का था 8.50%, लेकिन ये हर क्वार्टर पे अप्लाई होता रहा, और ये ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, आखिरी 5 साल में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली डिड ही अर्न ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल का रेट क्वार्टरली बताएं कि क्या होगा। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन जो पीछे इससे पहले कर चुके हैं, डॉक्टर घसीटा वाला भी सेम ही था। अगर आप इसमें देखेंगे, दस साल के लिए एक अमाउंट जमा करवाई, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, आखिरी 10 साल, आखिरी 5 साल का रेट कितना है जी, 8.50%। आखिरी 5 साल का रेट है 8.50% डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली है ना, टाइम पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, और पहले 5 साल का क्वार्टरली मिलेगा लेकिन रेट का नहीं पता। अमाउंट मुझे मिली 10 साल के बाद 9 लाख, जमा कितनी करवाई थी, 4 लाख। आप क्या करेंगे फॉर्मूला में, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ओवर m टाइम मल्टीप्लाई m इंटू 1 प्लस रेट ओवर m टाइम मल्टीप्लाई m। अगर ऐसे ही कोई तीसरा होता तो इंटू 1 प्लस r ओवर m इंटू टाइम मल्टीप्लाई m कर देते। अब यहां पर रेट 9 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख, 1 प्लस रेट क्या है जी, रेट कैलकुलेट करना है लेकिन क्वार्टरली करेंगे, टाइम पहले 5 साल का करना है, तो 5 ईयर मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 प्लस 8.50% डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। तो आंसर क्या, ये मैं इससे कैंसिल कर सकता हूं ना, ये जो लैक है, ये लैक वाले डिजिट में आपस में कैंसिल करवा दूंगा, तो आंसर क्या बनेगा, 7.8। जी आदिल बच्चे यही है, 7.88 राउंड ऑफ करें तो 8-9%। बग्स बनी इन्वेस्टेड RS 5 लाख फॉर 5 ईयर, आफ्टर विच he received a lump sum amount of 7,62,150 if he earned 10% interest compounding annually during last 2 years. What is the rate? पहले 3 साल का रेट क्या होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले वो पीरियोडिकली था, अब क्या हो गया है, एनुअली। वो बता रहे कि लास्ट वाले 2 इयर्स में 10% रेट लगा है, और पहले 3 साल में बताएं कि क्या रेट होगा। तो आप फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस RT इंटू 1 प्लस RT। सॉल्व करेंगे तो होगा
भाई उसे रिस्टोर कर लें 8%। गुड। लास्ट 10 मिनट्स और क्वेश्चन रह गए सिर्फ हमारे पास 4, जो सिंपल और कंपाउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेफिडेफ इन्वेस्टेड Rs 6,000 in MS Production Company. The MS Production Company returned him Rs 8,000 after 7 years. मतलब कि 6,000 रुपये जमा करवाता है, 8,000 रुपये रिसीव करता है 7 साल के बाद। The effective annual rate of interest on his investment was, इफेक्टिव यानी कि नॉमिनल, पूरे साल का ही निकालना है तो आपके पास नॉमिनल ही बेसिकली वो कहलाएगा। आंसर निकालें, क्या निकलेगा? 4.19%। कहीं पर भी कंपाउंडिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है नहीं, तो फिर कौन सा लगेगा? सिंपल। तो सिंपल से निकालें, फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर इंटू टी। इतने हैरान हो अगर माथे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिख लेते हो भाई, पहले सॉल्व तो कर लिया करो। ऐसी यकदम किया था ना मैंने, कहा पता नहीं क्या हो गया। फोर 4.76 आता है, तो बस हम ये वाला लगा देते हैं कि गलत हो सकती है। तो भाई एक मिनट, इफेक्टिव एनुअल रेट, अच्छा इफेक्टिव से करना है, सॉरी इफेक्टिव से करना है। इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला 7 ईयर के लिए इफेक्टिव एनुअल रेट, हाँ इफेक्टिव में कंपाउंडिंग से करेंगे, इफेक्टिव में आर ओवर एम वाला ही लगेगा। इफेक्टिव का फॉर्मूला अगर देखा जाए आपके पास क्या है जी, आर ओवर एम और टी इंटू एम 1 प्लस। इफेक्टिव में आपके पास कंपाउंडिंग में ही आएगा क्योंकि इफेक्टिव कंपाउंडिंग ही है, तो एम नहीं है तो 1 ही पुट करेंगे। हाँ क्या क्वेश्चन नंबर 28 वाला, ये वाला बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह जिसमें आपने इफेक्टिव रेट से सॉल्व करना होगा। इसके बाद ये मोटू एंड पतलू वाला क्वेश्चन भी बदमाश और शरीफ वाला जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है, या इसके अलावा डोरेमोन और नोबिता वाला जैसे हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा मुफासा एंड सराबी, इसकी की गलत होगी, हाँ इसकी की गलत है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आपके पास बिल्कुल सेम वैसा ही डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके आईआरआर और एनपीवी के आ जाएंगे, और इंशाल्लाह आईआरआर और एनपीवी वाला ये कल कॉन्सेप्ट और इनके क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट करने हैं। कॉन्सेप्ट और इनके क्वेश्चन और आंसर, और कल यानी कि सैटरडे वाले दिन हमारा परपेचुटी और एनुटी का कॉन्सेप्ट होगा, और सैटरडे वाले दिन हमने फाइनेंस खत्म करके मंडे को इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। जी जी कल क्लास होगी, और क्लास कल 2:30 पे होगी, कल जुमा है तो क्लास 2:30 पे होगी इंशाल्लाह क्लास होगी, और सैटरडे को भी क्लास होगी, आप लोगों की भी होगी। नहीं संडे को नहीं, एक दिन मेरा भी होता है जी। हम इसे नॉर्मल जो हमारा 4.76 आंसर है ठीक है, हाँ
ओके जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इनकी करेक्ट की तो नहीं होगी, मतलब अभी जो है यही, फिर मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दूंगा, लेकिन करेक्ट की इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन के अंदर कहीं पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी की गलत है, 1-2 को ये वो निकाल के उनकी की ठीक करके आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन आपने असाइनमेंट से किए होंगे ना, आपने प्रॉपर असाइनमेंट से जिसमें मैथ स्टेट एक साथ है। अच्छा अच्छा, दो एक दिन। ओके अभी वही कर दूंगा, शेयर वही कर दूंगा, इससे पहले भी ग्रुप में शेयर की हुई है ये असाइनमेंट, लेकिन अगेन मैं कर दूंगा। अगर कोशिश करेंगे, थोड़ी सी जहमत कर लें चैट को ड्रैग करने की, इतनी ज्यादा है नहीं, उसके ऊपर आपको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उससे ऊपर आपको ये नजर आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे, और माइक्रो के भी इंशाल्लाह कोई 5-4 दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हुए हैं एग्जाम में वो भी आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज शेयर कर दूंगा। ओके बच्चों, ये ऑनलाइन वाले अल्लाह हाफिज। इनको इकट्ठा बैठना चाहिए।